सो आज का जो हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन डेवलप कैसे होती है, मैन्युफैक्चर कैसे होती है, ठीक है। डेवलपमेंट में तो हम देखे तो हमें पहले वही वायरस आ गया, हमने सेलेक्ट किया, हमने एंटीजन देखा कौन सा सबसे बेहतरीन एंटीजन है जिसके अगेंस्ट हमें किस चीज पे बेस करता है, जैसा मिल रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स मिलता है उस करते हैं। पहली तो बात है ना कि विरुलेंट होना चाहिए, लाइक उस एंटीजन से डिजीज कॉज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी वैक्सीन बनानी है जो डिजीज कॉज ना करे। फिर दूसरी चीज क्या है कि वो बहुत अच्छा इम्यूनोजेन हो, इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद आप चलते हैं वैक्सीन की डेवलपमेंट की तरफ। वंस ये अप्रूव हो जाती है, ये सारा क्या है, ये पार्ट किस जगह पे आता है, आपकी रिसर्च में आता है, ठीक है। रिसर्च के अंदर ये चीज आती है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ रिसर्च कर लेना काफी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल जो हमारी डाटा है, दैट इज नॉट इनफ टू मार्केट ए वैक्सीन। तो इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, जिनको हम ब्रीफली इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं और उनमें क्या चीज बेसिक देखी जाती है, ठीक है। अगर सिर्फ हम वैक्सीन्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो अराउंड 2.7 मिलियन से ज्यादा चिल्ड्रन अंडर 5 years डाई फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। ये नंबर देखे कितना बड़ा है, ठीक है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल, ऑलरेडी वैक्सीन मौजूद है, स्टिल क्यों? क्योंकि एक जगह आपको रिजेक्शन मिल रही होती है, दूसरी तरफ क्या होता है, उनकी एफिकेसी होती है, ठीक है। तो इस वजह से या फिर क्या होता है कि वायरस म्यूटेट कर जाता है। तो इस सब के अंदर अगर आप देखें कि हमारे लिए क्या जरूरी है, अगर वो वैक्सीन्स, जो वैक्सीन्स हैं उनको बेहतर बनाना, जैसे हम अपनी मेडिसिन की बात करते हैं ना, तो वैक्सीन इज काइंड ऑफ दैट, कि हम हर पल उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम होमोलोगस पे चल रहे थे तो हेट्रोलोगस की तरफ जाएंगे, अगर हम एक एंटीजन को लेके चल रहे थे तो हम मल्टीपल एंटीजन की तरफ जाएंगे, अगर हमें एक सेपरेट वैक्सीन मिल रही है तो हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 डिजीजेस की वैक्सीन को इकट्ठा कर दें, ठीक है। अगर हमें बूस्टर डोज 2 लगानी पड़ रही है तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम ऐसी वैक्सीन बनाएं जिसको बूस्टर डोज की जरूरत ही ना हो। अगर वो हमें दे रही है, लॉन्ग टर्म दे रही है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमें लाइफ लॉन्ग दे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या एंड अप करते हैं कि हमें क्या करना है, कंक्लूजन क्या है कि एवरी सिंगल डे हमें नई वैक्सीन की जरूरत है, ठीक है, डेवलप करने की जरूरत है, और जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको बेहतर बनाने की जरूरत है, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी न्यू वैक्सीन, स्पेशली जब कोविड का दौर आया था तो हमें अचानक से अंदाजा हुआ कि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और एक तरफ अगर देखा जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही एक कहते हैं ना, लर्निंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो, अभी आप देखेंगे कि नेचुरली जो फेजेस हैं, क्लिनिकल फेजेस जो आपके नॉर्मली कितना टाइम लेते हैं, और वहां पे क्विक जो WHO ने अलाउ किया था कि क्विकली आप वैक्सीन जो है वो मार्केट कर सकते हैं, तो वो एक स्पेशल पैंडेमिक के तौर पे उस दौर के अंदर इस चीज को क्विक किया गया था, ठीक है। अभी जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक एक वैक्सीन को मार्केट में लाने में कितने साल लगते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव थेरेपीज फॉर मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। अभी अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो टाइफाइड हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि उनको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि उनको ट्रीट करने के बजाय उनको प्रिवेंट किया जाए। बहुत सारी जगहों पे अगर आप थोड़े से बैकवर्ड एरियाज में जाएं, यू विल रियलाइज कि साफ पानी ना होने की वजह से सिर्फ टाइफाइड लोगों को हर साल हो रहा है, रिकरेंट हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर टाइफाइड की वैक्सीन बच्चों के लिए लाजमी कर दी गई, ठीक है। तो होता क्या है कि विद पैसेज ऑफ टाइम देखते हैं कि किस एरिया के अंदर किस तरह की वैक्सीन जरूरी है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर टाइफाइड की वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे जैसे एरियाज के अंदर जहाँ पे साफ पानी नहीं है, साफ खाना नहीं है, हाइजीन नहीं है, वहां पे इस वैक्सीन को लाजमी किया गया, ठीक है। कि ट्रीटमेंट से बेहतर है प्रिवेंट करना, ठीक हो गया। हर साल उसको ट्रीटमेंट करने के बजाय दे ऑप्टेड कि इसको कंप्लीटली प्रिवेंट कर लिया जाए। अभी 9 ईयर से नीचे जो है वो सल्मोनेला टाइफी की वैक्सीनेशन की जाती है।
पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पंजाब के एरियाज में की जा रही है। इम्यूनोजेनेसिटी एंड एफिकेसी, सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बहुत मैटर करती है। ठीक है। इवन अगर आप देखें, कोविड की अगर एग्जांपल ले, तो उसमें आपके सामने था कि कुछ वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट्स थे। ठीक है। और बड़े सिवियर साइड इफेक्ट्स भी थे, कुछ के माइनर इफेक्ट्स थे। ठीक है। कुछ के, होता क्या है कि हम इसी लेक्चर में हम देखेंगे भी कि बहुत सारी जेनेटिक्स जो होती है ना वो मैटर होती है। ठीक है। तो हम चाहते क्या है, हमेशा हमारी ड्रग या वैक्सीन कैसी होनी चाहिए, साइड इफेक्ट से फ्री होनी चाहिए। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट से फ्री होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, एफिकेसी और सेफ्टी ऑफ वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एफिकेसी, एक तो ये नहीं कि हमें उसका फायदा नहीं हो रहा, एफिकेसी होनी चाहिए। It should be efficient in treating in preventing these infections. ठीक है। When the public has become increasingly sensitive to potential safety issues of vaccines, need to demonstrate vaccine safety. अगर आप लोगों ने एंटी वैक्स का नाम सुना हो, अभी रिसेंटली बहुत बहुत जो डेवलप कंट्रीज है जहाँ पे इन डिजीजेस बहुत कम रेशो है, वहाँ पे क्या है, एंटी वैक्स का एक वर्ड यूज किया जाता है कि हम एंटी वैक्स हैं, हम वैक्सीनेशन नहीं कराते। कई जगह पे कहा गया कि इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं या स्टेबलाइजर्स यूज हो रहे हैं, दे आर लीडिंग टू ऑटिज्म। बहुत सारी जगहों पे इसकी सेफ्टी को क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सेफ्टी जो है वो उसको बेहतर करने के लिए हम ये रिसर्च कॉन्टिन्यूसली कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आल्सो प्ले एन इंक्रीजिंग रोल इन वैक्सीन इम्प्लीमेंटेशन। एक मुल्क है जो बेसिक वैक्सीनेशन अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की वैक्सीनेशन कैंपेन्स होंगी। ठीक है। तो एक कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमी भी मैटर करती है कि किस तरह की वैक्सीन कैंपेन्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। समटाइम्स हम ले मैन जो है ना वो क्या कहते हैं कि जी वैक्सीन इज अ ड्रग। इट्स नॉट अ ड्रग। देयर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन अ वैक्सीन एंड अ ड्रग। ठीक है। वैक्सीन किस लिए है, वैक्सीन इज प्रोफाइलैक्टिक। ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, किसी चीज के होने से पहले उसके अगेंस्ट। ठीक है। एहतियात। प्रोफाइलैक्सिस क्या है, एहतियात। और ट्रीटमेंट क्या है, इलाज। ठीक है। कि डिजीज के बाद। और प्रोफाइलैक्सिस क्या है, डिजीज से पहले। तो वैक्सीन हमेशा पहले ली जाती है और ड्रग्स हमेशा बाद में ली जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर वैक्सीनेशन की जाती है। ठीक है। और जबकि ड्रग्स में हम क्या करते हैं कि हम स्मॉल पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ उस पॉपुलेशन को करेंगे जो कि इन्फेक्टेड है। ठीक है। या बीमार है या किसी डिजीज से सफर कर रही है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हम एक लार्जर पॉपुलेशन जो ऑलरेडी हेल्दी है, सारी पॉपुलेशन को हम कोशिश करते हैं कि सबको वैक्सीनेट कर दिया जाए। ठीक है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के अंदर वैक्सीन दी जाती है, जबकि ड्रग्स को हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों में अवॉइड करते हैं। ठीक है। अगर हम सिंपल पैराडॉल की बात करें तो उसके भी बच्चों की लिवर पे इफेक्ट है, तो इसलिए कहते हैं कि जी उसको ओवरडोज नहीं करना, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, और जितना हो सकता है आप उसको अवॉइड करें। ठीक है। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स के अपने इफेक्ट्स होते हैं बच्चों के ऊपर, डायरिया कॉज कर सकता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कॉज करता है। अगर आप उनकी तरफ चले जाएं, फ्लोरोक्विनोलोन्स की तरफ चले जाएं, तो बोन डिफॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो उनके साइड इफेक्ट्स हैं वो बच्चों में ज्यादा हैं, ठीक है, कंपेयर टू अडल्ट। तो हम क्या कहते हैं कि ड्रग्स प्रेफर की जाती हैं अडल्ट में, जबकि वैक्सीन्स नॉर्मली कहाँ ली जाती हैं, बच्चों में वैक्सीनेशन कराते हैं 5 इयर्स तक जो हमारी होती है कि एक तो पहले तो पैदा होते ही उसे वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। ठीक है। और फिर 5 साल तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होती है। तो इट इज सेफ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क इज लो, रिस्क एक्सेप्टेंस इज हायर। कि वैक्सीन्स के केस में हम कहते हैं कि जो रिस्क है ना वो लो है। ठीक है। कि हम एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क लो है। ठीक है। हम रिस्क की बात करें तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि इसके साथ कोई भी रिस्क इन्वॉल्व होगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ड्रग की बात करते हैं तो उसके साथ अगर रिस्क होते भी हैं तब भी लोग ले लेते हैं। ठीक है। हम बच्चों को देते हैं पैराडॉल, हम बच्चों को देते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो वन हैंड वी कैन से कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। जिसकी वजह से लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी कम है। complex biological product lot to lot variation बहुत हाई होती है when we are using something that is uh, either alive or attenuated or that was alive at some point.
ठीक है, अगर हम लाइव एटेन्यूएटेड की या किल्ड की भी बात करते हैं, तब भी हमारे पास वो एक टाइम पे जिंदा थी, और जिंदा चीजों में हमेशा जेनेटिक्स का फर्क आता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इस तरह की वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे लॉट टू लॉट कम होगी वेरिएशन, जहाँ पे हम सिर्फ एंटीजेंस खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि लॉट टू लॉट वेरिएशन कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टिल क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट है ड्रग, तो बैच टू बैच वेरिएशन बहुत कम होगी। सिंथेटिक है, ठीक है, कंप्लीटली अगर हम सिंथेटिक यूज कर रहे हैं तो केमिकल है, उसके अंदर वेरिएशन को हम मिनिमम रख सकते हैं। ठीक है, कोल्ड चेन क्रिटिकल है, टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है। स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, आप जाते हैं किसी भी फार्मेसी में तो रूम टेम्परेचर पे आपको टैबलेट पड़ी मिलेगी। बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए उन्होंने फ्रिज या फ्रीजर रखा होता है, बाकी सारी की सारी कहाँ पे होती हैं, उनके शेल्फ पे होती हैं, तो रूम टेम्परेचर पे इजीली रख सकते हैं। बेनिफिट नॉट इमीडिएट, वैक्सीनेशन के बाद आपको फौरन नहीं फर्क होता, लेकिन ड्रग के केस में इमीडिएट बेनिफिट है, क्योंकि ट्रीट कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, सिम्टम्स एकदम से रिलीव हो जाएंगे। जबकि वैक्सीनेशन तो कभी अगर आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इन्फेक्शन हुई, होने की कोशिश हुई, क्योंकि अब तो प्रिवेंट होगी ना, तो इमीडिएट इफेक्ट इस तरह भी नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पहली डोज के बाद 7 दिन लगते हैं। ठीक है, और ड्रग जो है वो क्या करेगी, घंटों में असर करेगी। तो पहली अगर आप सिर्फ एंटीबायोटिक की अगर आप बात करें, अगर हम वैक्सीन और एंटीबायोटिक की बात करें, तो वैक्सीन टेक्स लाइक 7 days फॉर एंटीबॉडीज टू प्रोड्यूस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपकी जो ड्रग एंटीबायोटिक है वो पहली दूसरी डोज में असर करना शुरू करती है, तो 3 दिन भी इफेक्टिव होती है। ठीक है, वो उसका मिनिमम जो है वो 3 दिन है, और यहाँ पे क्या है, मिनिमम आपका 7 days, एटलीस्ट 7 days जी। ज्यादा फायदा किसका हुआ, ड्रग का या वैक्सीन इन दोनों की रोल ही अलग है, यही तो हम कह रहे हैं, दोनों की रोल अलग है। आप, यही हम बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं जिनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन वो है जो आप, हाँ, जो आप उस वक्त ले रहे हैं जब आप नहीं हैं, आप एक खतरे से बचने के लिए, एक रिस्क से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। और जब आप बीमार हो गए तो आप ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ले रहे हैं, तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, जैसे प्रोबायोटिक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स, उनका कंपैरिजन करना जरा आसान है वैक्सीन की निस्बत ना। प्रोबायोटिक्स क्या करती हैं, हेल्दी गट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, वो क्या कर रही है, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, प्रोबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करती है, किलिंग करती है, प्रोबायोटिक क्या करती है, डिजीज आने ही नहीं देती, उसको स्टैब्लिश नहीं होने देती। ठीक है, तो वैक्सीन भी क्या करती है कि डिजीज को स्टैब्लिश नहीं होने देती। ठीक है, पहले से आपकी बॉडी को तैयार कर देती है उसे फाइट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड आपकी जो ड्रग्स है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करना ही गलत है, ये कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। ड्रग से मेमोरी नहीं बनती। ड्रग से मेमोरी कभी नहीं बनती, ड्रग्स से मेमोरी क्यों बनेगी बेटा, क्योंकि हम एंटीबॉडीज की बात करें, ड्रग्स डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू योर बॉडी। वो किस पे एक्ट करती है, वो डायरेक्ट आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करती है, तो बॉडी में कैसे मेमोरी बनेगी। इनका ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है, जो ड्रग है ना वो क्या कर रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, वैक्सीन किस चीज पे इफेक्ट कर रही है, आपकी बॉडी पे, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रही है। और जब ड्रग जाती है बॉडी में तो बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। हमारा इम्यून सिस्टम ड्रग पे एक्ट नहीं करता, हमारा इम्यून सिस्टम ड्रग की वजह से एक्ट नहीं करता, हमारा इम्यून सिस्टम अलग से एक्ट कर रहा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और वो उससे क्योंकि नहीं हो पा रही, तो आप जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देती है। ठीक है, कि उसके साथ मिल के फाइट करती है, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप ड्रग ले रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन किन चीजों पर मैटर करती है, साइंटिफिक फिजिबिलिटी, डिजीज बर्डन, पब्लिक परसेप्शन, ये 3 फैक्टर्स हैं। साइंटिफिक फिजिबिलिटी, एक ऐसी चीज जो मेरे लिए फिजिबल है, अगर मैं सर्च कर रही हूँ सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, फिजिबिलिटी। कैसी चीज जो मेरे लिए फिजिबल ही नहीं है उसको मैं कैसे कर सकती, क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि फिजिबिलिटी साइंटिफिकली पॉसिबल भी है कि नहीं। हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे सॉल्युबिलिटी नहीं है, आप उससे आगे चल ही नहीं सकते।
ठीक है, अब NMR करना है, FTIR करना है, तो उसके लिए आपकी सोलिबिलिटी नहीं है, सोलिबिलिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिजिबिलिटी कि बाकी ये पॉसिबल भी है। हम कहेंगे हमने क्या करना है, हमने कोविड को उठाया, हमने उसको लेके आए और फिर हमने उसको किल करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आप अपने रिसोर्सेस तो देखिए, क्या आप उसको कंटेन कर पाएंगे? ठीक है। तो यही वजह है कि उस टाइम पे काम करने के लिए भी, किसी भी डिजीज पे काम करने के लिए, वैक्सीन वैक्सीन बनाने के लिए भी हमारे पास लेवल कौन सा होता है? 3। ठीक है, बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 3 पे हम जाके करते हैं, जहाँ पे वो कंप्लीटली जो है वो हम प्रिवेंट करते हैं कि आउटसाइड नहीं जाएगा जो भी हमारा पैथोजन है। ठीक है, डिजीज बर्डन, मैं उठ के इस वक्त स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगी कंपनी को, जाके कहूँ मैंने बहुत अच्छी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बना दी है, तो कंपनी मुझे क्या कहेगी? एक डिजीज है ही नहीं, मैंने जाके उसके अगेंस्ट वैक्सीन बना लिया। ठीक है, कंपनी कहेगी मैं क्यों तुम में फंडिंग करूं जब मेरी बिकनी ही नहीं। ठीक है, तो डिजीज बर्डन मैटर करता है। हमेशा ड्रग कौन सी बनाई जाती है, प्रोडक्ट मार्केट में कौन सी आती है जिसकी डिमांड होती है। ठीक है, तो वैक्सीन की डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है? डिजीज बर्डन पे। ठीक है, अब अगर मैं कहूँगी जी पूरी दुनिया में इसके 10 केसेस हैं, मैं उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना शुरू करूँ, तो कौन सी कंपनी मुझे फंडिंग देगी? ठीक है, कौन सी फंडिंग मैन्युफैक्चर करेगी? कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी इस चीज को? कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो डिजीज बर्डन, जो हमें, हमारे पास इतने ज्यादा मसाइल हैं कि हमें प्रायोरिटाइज करना है कि हमने कौन से मसले को हल करना है। ठीक है, हमारे पास इतनी ज्यादा डिजीजेस हैं, इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हैं, कि हमने पहले देखना है कि कौन सी इन्फेक्शन जो है हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो डिजीज बर्डन मैटर करता है। जैसे कोविड के आते ही एकदम से इतनी सारी वैक्सीन आ गई, बर्डन बहुत ज्यादा था। ठीक है, पेंडेमिक थी ना। ऑन दी अदर हैंड आप देखें तो इबोला के लिए वैक्सीन कहाँ है, आपने कभी सुनी? बन रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं बन रही जिस पे कोविड था। ठीक है, HIV पे काम हो रहा है, डिजीज बर्डन ज्यादा है। HIV की वैक्सीन पे काम हो रहा है, डिजीज बर्डन ज्यादा है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज का बर्डन कितना है, उस पे इतनी मेहनत की जाएगी, प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ठीक है, पब्लिक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक ऐसी वैक्सीन बनाऊं जो लोग लेना ही नहीं चाहते, तो क्या फायदा? ठीक है, हमेशा क्या है? डिमांड, डिमांड मैटर करती है, और डिमांड कौन है? पब्लिक। पब्लिक डिमांड करेगी तो हम देंगे ना। ठीक है, पब्लिक ही लेने से इनकार कर दे तो फिर हम कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो जैसे अभी हमारे पास पीछे HPV के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुई बच्चियों में, पब्लिक परसेप्शन आपने देखी हुई कितनी इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने रिफ्यूज किया कि हम नहीं लेते। ठीक है, हार्म नहीं था, लेकिन पब्लिक परसेप्शन थी। ठीक है, नेगेटिव परसेप्शन। तो अगर किसी चीज से नेगेटिव परसेप्शन है, तो वो भी आप क्या कहते हैं कि हम उसे नहीं करते, डेवलप नहीं करते। ठीक है, तो बेसिक वैक्सीन रिसर्च के जो फैक्टर्स हैं, जो इसे क्या कहते हैं, अ, इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं जो रिजल्ट करते हैं इस रिसर्च में, वो क्या है, ड्राइव करते हैं इस रिसर्च को। ठीक है, इस रिसर्च को जो ड्राइव करते हैं, दैट इज साइंटिफिक फिजिबिलिटी, डिजीज बर्डन एंड पब्लिक परसेप्शन। प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन सबसे पहले क्या है? क्लिनिक में जाने से पहले क्या है? प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें क्या है? इन कंप्लायंस बैटरी प्रैक्टिस गाइडलाइंस, GLP का नाम सुना है कभी? GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। जो लोग लैब में काम करते हैं उन्हें पता होगा GLP क्या होती है। ठीक है, SOPs होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस की, उनके साथ इसको कंप्लायंट होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन कैरेक्टराइजेशन एंड क्वालिटी, टॉक्सिसिटी, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ कैंडिडेट वैक्सीन। सबसे पहले आपने क्या देखना है? प्रोडक्शन कैरेक्टराइजेशन कैसे होगी और क्वालिटी अश्योरेंस कैसे होगी। ठीक है, मैं एक चीज मार्केट करना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या देखना है कि इसको प्रोड्यूस करना कितना आसान है। कि अगर इसको प्रोड्यूस करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है,
ठीक है, उसकी कैरेक्टराइजेशन आसान नहीं है या उसकी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। सो इट मैटर्स के उसकी प्रोडक्शन कैसी है, कैरेक्टराइजेशन कैसी है, और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसी है, कैंडिडेट वैक्सीन। टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। आप हमेशा क्या करते हैं जब आपने ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए आप कोई वैक्सीन बना रहे हैं, तो क्या मैटर करता है, सेफ्टी, ठीक है, एफिकेसी मैटर करती है, लेकिन उससे पहले सेफ्टी मैटर करती है। अगर मुझे पता लगे कि मैंने एक ड्रग बनाई है जिसका 0.01% देने से भी एनिमल्स की डेथ हो रही है फेटल में, तो क्या मैं इसको आगे लेके चल सकती हूँ, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेफ्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेफ्टी और टॉक्सिसिटी स्टडीज होंगी तो हमें पता चलेगा कि जो इसकी मिनिमम डोज हमें चाहिए वो सेफ भी है या नहीं, ठीक है। पोटेंसी, पोटेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो टिप देती हूँ। कितनी ड्रग देनी है हमने, कितनी कंसेंट्रेशन देनी है, कितनी डोज देनी है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि वैक्सीन के लिए मैंने 5 लीटर लगानी है, इमेजिन, कौन खरीदेगा? ठीक है, कौन लेगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा 5 लीटर लगवा ले, ठीक है। ये तो मैंने खैर नंबर बहुत बड़ा कह दिया। इवन अगर आप कहते हैं कि लेट्स से 500 ml लगाने हैं, नहीं लगवाएगा कोई, 100 ml नहीं लगवाएंगे तो, ठीक है। तो पोटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कम अमाउंट हो तभी आपको बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये भी सोचे कि अगर एक ऐसी चीज है जिसका 5 लीटर मैंने एक बंदे को देना है, तो इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ड्रग्स बनाते हुए, वैक्सीन बनाते हुए हम क्या करते हैं, कम कंसंट्रेशन देनी पड़े, ठीक है, जितनी मिनिमम कंसंट्रेशन देनी पड़े, उसका फायदा ये होता है कि साइड इफेक्ट कम होते हैं, ठीक है। जो स्टेबलाइजर्स हैं, जो हमारे पास एडजुवेंट्स हैं, उनके भी तो इफेक्ट्स होते हैं, जितनी कम डोज होगी इतने कम वो जाएंगे बॉडी के अंदर, और इतने कम साइड इफेक्ट्स। इम्यूनोजेनेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा वैक्सीन के लिए, इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यून सिस्टम हिलेगा तो वैक्सीन होगी, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा तो वैक्सीन काम करेगी, ठीक है। तो इम्यूनोजेनेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जो एंटीजन यूज कर रहे हैं वो अच्छे से ट्रिगर करे, स्टिमुलेट करे आपके इम्यून सिस्टम को। एडजुवेंट्स एंड एडिटिव्स कौन से यूज होंगे, हर वैक्सीन के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सीन, कि किस तरह की टाइप की वैक्सीन है, कौन सा वायरस है, क्या एंटीजन है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है इसके साथ, एडजुवेंट के साथ, ठीक है। और एडजुवेंट, बेसिकली एडजुवेंट होता क्या है, एडजुवेंट वो हर वो चीज है जो आप उसके अंदर डालते हैं उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए या पोटेंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको ज्यादा एक्टिव करने के लिए, आप ठीक है प्रोडक्ट जी। आप प्रोडक्ट होता है वो। मतलब हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इसमें हम डिफरेंट जो है ना चीजें यूज करते हैं। सबसे ज्यादा आई थिंक एल्यूमिनियम यूज होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जब हम इसके साथ डालते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी बेहतर हो जाती है, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी का पता है, जिस टिश्यू में इसकी जरूरत है वहां बेहतर पहुंचेगा, ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी बेहतर हो जाती है, इसकी एक्सक्रीशन कम हो जाती है, इसके सारे फार्माकोकाइनेटिक्स बेहतर हो जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, और ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या फायदा होता है, इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन के बाद ट्रायल, वैक्सीन ट्रायल, इसके 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, 2, 3। 1 में हम क्या देखते हैं, सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनेसिटी स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहती हूँ, तो मैंने जब कहा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि इम्यूनोजेनेसिटी, इम्यून सिस्टम को हिलाए, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे, स्टिमुलेट करे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वो तो इम्यून सिस्टम को तो ट्रिगर करे, दूसरी तरफ फेटल है, तो इट्स यूजलेस, ठीक है। सेफ्टी, सबसे पहले क्या देखना है, सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनेसिटी। सेकंड में क्या देखना है, सेफ्टी एंड डोज रेंजिंग स्टडी, कि कितनी डोज पे ये सेफ है, कितनी डोज पे ये पोटेंट है, ठीक है। फिर थर्ड फेज में क्या आएगा, हमारे पास लार्ज स्केल आ जाता है, फिर लार्ज स्केल में हम सेफ्टी एफिकेसी स्टडीज करते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, प्री क्लिनिकल में हमने क्या कर लिया, एनिमल मॉडल्स में, ठीक है। फिर हम आगे क्लिनिकल, क्लिनिकल की अगर आप बात कर रहे हो ना फेजेस की, क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस की, फिर ह्यूमंस पर,
पहले आप छोटा सैंपल लेते हैं, फिर आप बड़ा सैंपल लेते हैं, और फिर आप इवेंचुअली बहुत बड़ा सैंपल लेते हैं, और फिर आप मार्केट करके भी 11 साल उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। 11 साल की स्टडी के अंदर अगर आपको उसके साइड इफेक्ट ज्यादा नजर आते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। अप्रूवल इतने आराम से नहीं मिलता। कोविड के अंदर हमें मिला था, लेकिन हर जगह नहीं मिलता, हर ड्रग को नहीं मिलता, वो स्पेशल कंसिडरेशन थी। अच्छा, एथिकल कंसिडरेशंस डब्ल्यूएचओ की क्या है? गुड गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड। ठीक है, इन्होंने गाइडलाइंस दे दी हैं, उनको फॉलो करना होता है, जिसमें हमारे पेशेंट के लिए बेहतरी होती है। हमारी सेफ्टी स्टडीज में भी हमें गाइड किया जाता है कि इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि मैं 200 बंदा लेके उस पर सेफ्टी स्टडी शुरू कर दूं और सब पे सब बेचारे फेटल फेटल साइड इफेक्ट्स भी चले जाए। ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जहाँ हम इस तरह कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल। एथिक्स कमेटी बहुत जरूरी है। हमने हिस्ट्री जब पढ़ी थी तो वो याद है, चिकन पॉक्स पॉक्स में उसने क्या किया था। ठीक है। तो एथिकल कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपने एनिमल स्टडीज में आपको मिला कुछ नहीं और आप क्लिनिकल ट्रायल में चले गए। इन्फॉर्म कंसेंट इन राइटिंग, जितने भी लोग आप, जितनी भी पॉपुलेशन है, जितना भी आपका सब्जेक्ट है ना, उससे कंसेंट रिटर्न होना चाहिए। ये नहीं कि इसने, हाँ जी इसने एग्री किया था, ऑरली वर्बली एग्री किया था, नहीं, यू नीड रिटर्न कंसेंट। नो एक्सपोजर टू अनरीजनेबल और सीरियस रिस्क। अब आप ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, एवरी ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस। ठीक है। तो क्या है कि कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, अनरीजनेबल साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। हम कह रहे हैं कि जी ये ड्रग देने से पोलियो तो इसका ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा मसला ये है कि इसके कान काम करना बंद कर देंगे। तो ये क्या है? अनरीजनेबल साइड। ठीक है, एक तरफ तो हम अपनी अपनी रिसर्च में तो हम कह रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कोई बात नहीं, से कान काम करना बंद कर देंगे, इसको नजर आना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो रिस्क नहीं होने चाहिए, सीरियस रिस्क नहीं होने चाहिए, साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिकली सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज नॉट एक्सप्लॉइटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है, जो इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है, अंडर डेवलप्ड लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हम क्या करेंगे, इवन अगर रिस्क भी है तो वो उनको अगर हम थोड़े से पैसे देंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सप्लॉइटेशन। हर बंदे को बराबर चांस देना चाहिए, तो हम उन्हें सेम लेवल पर ट्रीट नहीं कर रहे, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो गरीब लोग हैं, ये नहीं कि हम उनको एक्सप्लॉइट करें और उनको सब्जेक्ट बना के हर तरह के रिसर्च उन पे कर रहे हैं। नो हार्म टू बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम्स। जो ऑलरेडी हमारी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो अपनी जगह पैरेलल रहेगी और हम अपने क्लिनिकल ट्रायल अलग से करेंगे। फेज 1। अच्छा, नॉर्मली कितना सब्जेक्ट लिया जाता है? ह्यूमन सब्जेक्ट्स आपके पास 20 to 100 लो रिस्क हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं। ठीक है। आप क्या करते हैं, अगर एक बंदा पहले ही डायबिटिक है तो उसे लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर जो हमें स्टडीज मिलेगी, रिजल्ट मिलेंगे, वो आप हेल्दी पॉपुलेशन के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है। आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते फॉर योर हेल्दी पॉपुलेशन। गोल क्या है? डिफाइन सेफ्टी, रिएक्टोजेनेसिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी। ठीक है। किस तरह के साइड इफेक्ट्स आएंगे, किस तरह की इम्यूनोजेनेसिटी आएगी, और सेफ्टी कैसी है। ठीक है। कितना आपने लिया नंबर, सब्जेक्ट कितना है आपका, सैंपल साइज 20 to 100। ठीक है। और हेल्दी लोग, लो रिस्क, ताकि उनमें ऑलरेडी कोई ऐसा रिस्क मौजूद ना हो। ओपन लेबल, नॉट रेंडमाइज्ड विद प्लेसिबो। आपको पता है ट्रायल जब किए जाते हैं तो एक प्लेसिबो होती है। प्लेसिबो क्या होती है? प्लेसिबो वो होती है जिसमें कोई ड्रग नहीं होती, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। ठीक है। यानी अगर हम ये ले रहे हैं ना, तो हम इसमें प्लेसिबो क्या होता है कि वैक्सीन के अंदर एंटीजन नहीं होगा, इम्यूनोजन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि रेंडमाइज नहीं करते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट है ना, उन्हें क्लियरली हमने क्या देनी है, ये ड्रग देनी है, ये वैक्सीन देनी है। ठीक है। जो हमारे 20 to 100 है उनको क्लियरली हम दे देंगे, रेंडमाइज नहीं करेंगे। रेंडमाइजेशन में क्या होता है कि हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक में हम प्लेसिबो देते हैं और एक के अंदर हम ड्रग देते हैं। ठीक है। तो होता क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। ठीक है। तो कई दफा वन ब्लाइंड, वो सिंगल ब्लाइंड होता है, कई दफा डबल ब्लाइंडेड होती है रैंडमाइज स्टडी। उसमें क्या होता है कि देखो, अगर मैं हूँ रिसर्चर तो आई विल ऑलवेज बी बायस्ड
कि मेरी वैक्सीन काम गई। ठीक है, तो अगर हम डबल करेंगे, डबल ब्लाइंडेड स्टडीज होंगी, तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है मैं अनइंटेंशनली अपनी जो वैक्सीन है उसके इफेक्ट्स को बेहतर रिपोर्ट करूं। ठीक है, तो ह्यूमन है ना, हम बाइस्ड हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, रेंडमाइजेशन क्या करते हैं। मुझे भी नहीं पता किसको प्लेसिबो मिल रहा है, किसको वैक्सीन मिल रही है, तो हाउ विल आई नो, मैं मेरे चांसेस जो है ना उसको मैनिपुलेट करने के वो काम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एक्चुअल रिजल्ट है वही रिपोर्ट। अब होता यह है कि इसके अंदर हम नहीं करते रेंडमाइजेशन। ठीक है, एडिक्वेट लेबोरेटरी सपोर्ट वेरी केयरफुली मॉनिटर्ड। इसमें आपका क्या है, आपने 2200 लोग लिए, उनको आपने वैक्सीन दी, उनको पता है वैक्सीन दी, आपको पता है वैक्सीन। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो है क्या करना है, कि देखना है कि सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी और रिएक्टिविटी कैसे है। ये ठीक है, कि किस तरह के साइड इफेक्ट आए, इम्यून सिस्टम ने किस तरीके से रिएक्ट किया, और फिर आपके पास सेफ्टी कैसी है। ये सब अब हमें देखने के लिए बहुत आसान है, हमें दोबारा उसे एक्सपोज नहीं करने की जरूरत डिजीज से। हमने क्या करना है, हमने उसके ब्लड सैंपल लेने होते हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज कितने लेवल पे है। ठीक है, एंटीबॉडी कितनी प्रोड्यूस हुई है, टी सेल कितने फिर रहे हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स की क्या सिचुएशन है, हमने सिंपल इसमें ये स्टडीज करनी होती है, तो अब काफी हद तक ये सेफ होते हैं। अदर वैक्सीन थेरेप्यूटिक एजेंट्स जो है उस टाइम के ऊपर अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि दे कैन इंटरफेयर विद द रिजल्ट्स। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टिंग स्टैब्लिश अ बेस लाइन डाटाबेस। अब हमारे पास क्या होता है, हमेशा जब भी आप कहते हैं तो हमारा बेस लाइन डाटाबेस, हम पहले कहते हैं कि इसकी, ये हमने बेसिक डाटा दिया है। ठीक है, आइदर इससे बेहतर हो जाएगा या फिर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, हम एक बेस लाइन बना रहे हैं, तो 20 से 100 के अंदर हम कहते हैं कि जी सेफ है, ये हमारी बेस लाइन डाटा है। हम कहते हैं 20 से 100 के अंदर ये क्या है, इम्यूनोजेनेसिटी बहुत अच्छी है, तो ये हमारा बेस लाइन डाटा है। इसके ऊपर हम बेस करेंगे कि हमने क्लिनिकल ट्रायल जो सेकंड है उसमें फेज 2 में जाना है या नहीं। ठीक है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इवैल्यूएशन ऑब्जर्वेशन इज रिकमेंडेड। अगर हम 20 बंदे लेके और पहले फेज के अंदर ही 4 साल लगा दें, ठीक है, तो इसमें तो हमने सिंपल देखना है, सेफ्टी देखनी, इम्यूनोजेनिसिटी देखनी, रिएक्टोजेनिसिटी देखनी है, तो ये हमारा शॉर्टर होता है। ठीक है, तो शॉर्टर जब अगले फेज आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि शॉर्टर क्यों हम इसे कह रहे हैं शॉर्टर फेज है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरल बैक्टीरियल आर पोटेंशियल कॉजेज ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इन्फेक्शंस, इसलिए उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है उनकी सेफ्टी को। ठीक है, इस फेज के अंदर। देन वी टॉक अबाउट फेज 2। फेज 2 में क्या है, सेवरल हंड्रेड ऑफ हाई रिस्क सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब वो पॉपुलेशन आ गई जो कि रिस्क है। ठीक है, हमने अगर HIV की वैक्सीन बनाई, तो पहले क्या किया, हमने सिंपल हेल्दी लोग लिए नॉर्मल पॉपुलेशन में से। फिर हमने क्या किया, हमने अगर फेज 2 करना है तो किन पे करेंगे, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, प्रोस्टिट्यूट्स हो गए आपके, या बाइसेक्सुअल हो गए, उनको आपने लेके क्या किया, कि उनके ऊपर आप ट्रायल करेंगे कि उसमें कैसे है, क्योंकि वही पॉपुलेशन है जो ज्यादा इसको यूज करेगी। ठीक है, सेवरल हंड्रेड आपने हाई रिस्क सब्जेक्ट्स ले लिए। डिफाइन ऑप्टिमल डोज एंड शेड्यूल सेफ्टी प्रोफाइल। अब आप क्या कर रहे हैं, पहले आपने क्या किया, सेफ्टी देख ली, आपने इम्यूनोजेनिसिटी देख ली, अब आप क्या कर रहे हैं, आप डोज कर रहे हैं कि कितनी डोज हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, कि ऑप्टिमल डोज कितनी होनी चाहिए और कितना कितने टाइम के बाद दोबारा देनी है, जैसे बूस्टर डोजेज है ना, उनके लिए आप डिफाइन कर रहे हैं। और सेफ्टी प्रोफाइल ऑफन रेंडमाइज्ड एंड वेल कंट्रोल्ड, रेंडमाइजेशन हो गई। ठीक है, किसी को प्लेसिबो दे रहे हैं और किसी को दूसरा दे रहे हैं। ठीक है, किसी को ड्रग दे रहे हैं। इवेलुएट एज, एथनिसिटी, जेंडर, प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज एंड जीनोटाइप। ये वो इंफॉर्मेशन जो कि पेशेंट रिलेटेड है, और ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि, क्योंकि अब हम हाई रिस्क ले रहे हैं, तो डोज ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपको अंदाजा होगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वेरिएशन आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपने एज में देखना है, अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो कितनी वैक्सीन देनी है। ठीक है, आपने एडल्ट को देनी है तो कितनी वैक्सीन देनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आप कर रहे हैं वो क्या आप कर रहे हैं, कि रैंडमाइज्ड एंड वेल कंट्रोल, इसमें आप सारे के सारे जो पेशेंट वेरिएबल्स हैं वो भी आप देख रहे हैं, डेमोग्राफिक्स और वेरिएबल्स जो है उनके साथ रिलेट करके आप डोज एडजस्ट करेंगे। अदर फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, डोज हो जाती है, मैटर करेगी, ज्यादा डोज देंगे तो बेटर होगा, जरूरी नहीं है बेटर हो सकता है सेम ही रिस्पॉन्स हो।
ठीक है, तो जहां पे आपके पास सेम रिस्पॉन्स आना शुरू कर देता है तो वहां पे एक्स्ट्रा डोज देने की क्या जरूरत है, हम क्या कहते हैं वहां पे स्टॉप कर देते हैं। इंटरवल, कितने टाइम के बाद, कई बूस्टर डोजेज जो है वो 3 साल के बाद लगवानी पड़ती है, कई बूस्टर डोजेज डोजेज जो है वो 1 महीने के बाद लगवानी पड़ती है, कई 14 दिन के बाद लगवानी पड़ती है। ये इंटरवल आपने देखना है। नंबर कितने देनी है, कितनी बूस्टर चाहिए, एक चाहिए या आपको मल्टीपल बूस्टर्स लगानी है, बूस्टर की जरूरत भी है यदि है, ठीक है। एंड देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी देना है, ऑरल देना है, किस तरह का देना है, ठीक है। इंट्राडर्मल देना है, सबक्यूटेनियस देना है, तो ये रूट भी यहाँ पे डिफाइन होता है कि किससे बेहतर इफेक्ट आपको मिलता है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कंटिन्यूड एक्टिव मॉनिटरिंग टिल 2nd एंड 3rd वीक, आपने देखना होता है ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन हो गई हो, क्योंकि पेशेंट एट रिस्क होता है, ठीक है। रिस्पॉन्डर्स डिस्क्राइब बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर असेसिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। आप क्या करते हैं कि जो लोग लेते हैं वो प्री डिफाइंड जो आपके क्राइटेरिया है, ठीक है, उस पे आप असेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप क्या ले रहे हैं, हाई रिस्क, तो आप उसके साथ रिलेट करके अपने डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। लेवल क्लास सब क्लास एंड फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड, अब आपने देखना है कि कैसी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है, ठीक है। Other relevant information to be recorded: neutralizing antibodies, cross-reactive antibodies, immune complex formation and cell-mediated immunity। ये सब क्या है, इम्यून सिस्टम के फैक्टर्स हैं जो आपने रिकॉर्ड करने हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि इम्यूनोजेनेसिटी कैसी है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपने डोज कितनी देनी है, आपने कितनी दफा देनी है, ठीक है। कब जाके एंटीबॉडीज नीचे जाना शुरू हो गई है, ठीक है, कब न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आना शुरू हो गई है, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कितनी एक्टिवेट हुई है और किस टाइप की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो रही है। इम्यूनोलॉजिकल डाटा शुड बी प्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग दी प्री एंड पोस्ट वैक्सीनेशन डाइटर्स। एक बंदा आपने लिया, उसको वैक्सीनेशन की, अगर आपने उससे पहले का डाटा ही नहीं लिया तो आपको पता ही नहीं है कि प्री वैक्सीनेशन उसकी क्या कंडीशन थी। तो होता क्या है कि डाटा इंटरप्रेट करने के लिए आप प्री वैक्सीनेशन एंड पोस्ट वैक्सीनेशन दोनों टाइटल्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं। उसके डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी के जो फैक्टर्स हैं उनको देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि क्या आपकी जो वैक्सीन है उसका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। फाइनली हमारे पास आ जाता है फेज 3, ठीक है। ट्रायल सब्जेक्ट्स मल्टी सेंट्रिक होते हैं, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स आप, ठीक है। इस फेज 3 के बाद मार्केट हो जाती है, उसमें हमारा गोल क्या है, एफिकेसी एंड सेफ्टी देखना है, लेकिन एक बहुत लार्जर सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। हमने बड़ी पॉपुलेशन के अंदर देखना है। वैक्सीन एफिकेसी आपके पास क्या आती है, VE1-1 IV/IC, इंसिडेंस रेट ऑफ वैक्सीन ग्रुप ओवर इंसिडेंस रेट फॉर द कंट्रोल, यानी उनमें कितनी दफा उनमें डिजीज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, जो कंट्रोल ग्रुप है आपका और दूसरा वैक्सीन ग्रुप, ठीक है। तो दोनों का जब कंपैरिजन देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी वैक्सीन कितनी एफिशिएंट है in preventing this disease.